जय हिंद। आज हम लोग लेक्चर 4 लेकर के आए हैं, जो जाकर के आपका बिहार बोर्ड 12th एग्जाम जो 2025 में होने वाला है, उसका सेशन आज हम लोग लेकर के आए हैं। इसके पहले हम लोग 3 लेक्चर डाले हैं। ये तीनों लेक्चर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसमें, और ऑब्जेक्टिव के तहत बहुत सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग को बताया। ऑब्जेक्टिव में बहुत सा क्वेश्चन आप लोग को बताया गया है। आज हम लोग सब्जेक्टिव लेकर के आए हैं और आपका पार्ट या लेक्चर 4 है। ठीक है, आज हम लोग सब्जेक्टिव का क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। और जो मेरा टारगेट है दोस्तों कि कम से कम 400 प्लस 50 के आसपास में बच्चों का नंबर आ सके, जिसकी वजह से इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिजाइन किया गया है, जो एग्जाम के लेकर के 100% सफिशिएंट है। यानी कि इससे बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, चलते हम लोग, और आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिए और प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन लिखें। अगर थोड़ा देर के लिए कि अगर हम आपको पीडीएफ दे देते हैं, पीडीएफ मुहैया करा देते हैं, तो सिर्फ मोबाइल में ही रह जाएगा और पढ़ नहीं पाइएगा, जिसकी वजह से पीडीएफ हम नहीं दे रहे हैं। इसको आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए और याद करने का प्रयास कीजिए, बेहतर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, पुरातत्व क्या है? यह पूछेगा पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, या पूछेगा पुरातत्व किसे कहते हैं, या पूछेगा जाकर के पुरातत्व से क्या तात्पर्य है। ये 4 प्रकार के बिहार बोर्ड 12th में क्वेश्चन पूछा जाता है, और चारों का अर्थ एक ही है। चारों का अर्थ क्या है, एक ही है। इसका आंसर देखने का आप क्या कीजिए, कभी कभी पूछ देगा पुरातत्व क्या है, कहीं पूछ देगा पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, कहीं पूछेगा पुरातत्व किसे कहते हैं, कहीं पूछेगा पुरातत्व से क्या तात्पर्य है। ये सारा क्वेश्चन आपसे हर साल किसी न किसी रूप में पूछने की से संभावना होती है। तो हम लोग चलते हैं कि पुरातत्व है क्या। तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई, पृथ्वी के गर्भ में क्या रहेगा बाबू, छुपी हुई पुरानी वस्तुओं का अध्ययन एवं विश्लेषण करके, वो जो पृथ्वी गर्भ में छुपा हुआ जो वस्तु रहेगा, उसको अध्ययन करके, उसको विश्लेषण करके मानव संस्कृति के क्रियाकलाप को एवं उसकी व्याख्या करने के कार्य को क्या करते हैं, दर्शाती है। ये क्या कहलाएगी, पुरातत्व कहलाएगी, है ना। यानी कि मानव संस्कृति के पहले के मानव किस प्रकार से रहा करते थे, उनका मकान कैसा हुआ करता था, यानी कि आवास कैसा हुआ करता था। इस सारी चीजों के बारे में उन लोगों ने हथियार के रूप में किसका उपयोग किया करते थे, कौन पशु को पालतू बनाए,
किस पशु के बारे में ज्ञान नहीं था, तो ये जाकर के पृथ्वी के गर्भ से कुछ साक्ष्य निकाल करके आपको कार्बन 14 विधि के द्वारा जांच करके उस वस्तु का आयु निर्धारित करके आपको किया जाता था। तो इसको याद करना बहुत आसान है कि पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई पुरानी वस्तुओं को अध्ययन एवं विश्लेषण करके मानव संस्कृति के क्रियाकलाप को समझने एवं उसकी व्याख्या करने की कार्य को पुरातत्व कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद करने का क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख किसे कहते हैं? तो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को अभिलेख कहते हैं। यानी किसी पत्थर पर अथवा कोई धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किया जाता है, यानी कि खोद करके लिखा जाता है, उसे पठन सामग्री तो क्या कहा जाता है? उस पठन सामग्री को अभिलेख कहा जाता है। ज्यादातर अभिलेख दीवार पे मिलते थे। ज्यादातर अभिलेख कहाँ मिलते थे? दीवार में मिलते थे, मुद्राओं में मिलते थे, स्तंभ लेखों में मिलते थे, शिला लेखों में मिलते थे, प्रतिमाओं आदि में खुदे हुए मिलते थे। ज्यादातर अभिलेख जो मिलते थे वो जाकर के आपको कहाँ? तो दीवार में, मुद्राओं में, स्तंभों में, शिलाओं में और जाकर के प्रतिमाओं में, ये सारे जगह पे खुदे हुए मिलते थे। ठीक है दोस्तों, अभिलेख जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। अभिलेख, शिलालेख, स्तंभ लेख। और अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? एपिग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, मोहनजोदड़ो का सार्वजनिक स्नानागार के विषय में लिखिए। यानी कि जो मोहनजोदड़ो से सार्वजनिक स्नानागार का जो प्रमाण मिला है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो सार्वजनिक स्नानागार के बारे में लिखिए। मोहनजोदड़ो का सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता का एक आदित्य नमूना है। ये पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो स्नानागार मिला है ये आदित्य नमूना है। यह स्नानागार एक चबूतरा पर बना है। यह स्नानागार एक चबूतरा, एक ऊंचा स्थान पर बना हुआ है। इसमें नीचे उतारने के लिए सीढ़ियां हैं। इसमें नीचे उतारने के लिए सीढ़ियां का भी क्या किया गया है? व्यवस्था किया गया था। और बगल में कुआं था। बगल में क्या था? कुआं था, ताकि स्नान करने में निरंतर क्या दोस्तों? पानी उपलब्ध रहे। निरंतर क्या रहे? पानी उपलब्ध रहे। और स्नानागार के ऊपर एक कमरा था जो संभवतः कपड़ा बदलने के लिए प्रयोग किया जाता था। जो किसके लिए प्रयोग किया जाता था? कपड़ा बदलने के लिए। इस स्नानागार का प्रयोग विशेष अवसरों पर सार्वजनिक स्नानागार के लिए किया जाता था। यह स्नानागार का जो प्रयोग कोई विशेष अवसर पर, कोई त्योहार में सार्वजनिक स्नानागार के लिए किया जाता था। और इसे एक इतिहासकार हैं मार्शल ने तत्कालीन विश्व की आश्चर्यजनक निर्माण बताए हैं। तत्कालीन विश्व की आश्चर्यजनक निर्माण बताए हैं। आपको पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि जो जा करके आपको मोहनजोदड़ो से, कहा है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से इसका प्रमाण मिला है स्नानागार का। स्नानागार का प्रमाण कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से इसका प्रमाण मिला है। लेकिन
अब यहाँ पर देखेंगे इस बात को कि स्नानागार का प्रमाण तो कहाँ से मिला दोस्तों, मोहन जोदड़ो से मिला है। लेकिन थोड़ा सा ये सोचेंगे कि आखिर ये स्नानागार, अरे याद कीजिएगा इसको, ये स्नानागार की लंबाई कितना था, ये स्नानागार की चौड़ाई कितना था, इस स्नानागार की ऊंचाई कितना था। ऐसे हम जाकर के ऑब्जेक्टिव वाला सेशन में हम पहले क्या कर चुके हैं दोस्तों, करा चुके हैं। स्नानागार लिख देते हैं, फिर से याद हो जाएगा। स्नानागार की जो दोस्तों लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए कि लंबाई जो है स्नानागार का 11.88 मीटर है। स्नानागार का लंबाई कितना है, 11.88 मीटर। स्नानागार का चौड़ाई कितना है, 7.01 मीटर। स्नानागार की चौड़ाई कितना है, 7.01 मीटर। और स्नानागार का जो गहराई बोला जाए, गहराई बोला जाए, गहराई जो है स्नानागार का वो जा करके 2.44 मीटर, 2.44 मीटर स्नानागार का क्या है दोस्तों, गहराई है। इसमें उत्तर और दक्षिण से सीढ़ी बनी हुई थी और पूर्व पश्चिम में सीढ़ियां नहीं बनी हुई थी, और एक तरफ सीढ़ियां सूखी हुई होती थी और दूसरी तरफ सीढ़ियां गीली होती थी। इसलिए कि जा करके एक तरफ से लोग क्या करते थे, स्नान करने के लिए, है ना, नीचे जाते थे और स्नान करके, है ना, दूसरी रास्ता से वो क्या करते थे, बाहर निकलने का प्रयास करते थे। ये क्वेश्चन बहुत बेहतर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, है ना। एक बार और समझा दे इसको, एक बार और समझा देते हैं, देख लीजिए, है ना। मोहनजोदड़ो का सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता का आदित्य नमूना है। यह स्नानागार चबूतरा पर बना है, यानी ऊंचाई स्थान में बना है। इसके नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां का व्यवस्था किया गया था और बगल में कुआं था ताकि स्नान करने में निरंतर पानी उपलब्ध रहे। स्नान के ऊपर, है ना, स्नानागार के ऊपर एक कमरा था जो संभवतः कपड़ा बदलने के लिए प्रयोग किया जाता था। इस स्नानागार का प्रयोग विशेष अवसरों पर, यानी सार्वजनिक स्नानागार का प्रयोग किया जाता था और इतिहासकार मार्शल ने इसे विश्व का तत्कालीन आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। ये सारा क्वेश्चन आपको क्या करना है दोस्तों, है ना, ध्यान में रखना है ना। सारा क्वेश्चन, है ना, ध्यान में रखने का आप क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। अगर चाहिए कि ना स्क्रीनशॉट ले लें तो लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट क्या कीजिए, है ना, ले लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेने का आप लोग प्रयास कीजिए, ठीक है, ताकि आप बाद में क्या कर सके, इसको लिख सके। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। फिर क्वेश्चन है 4 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की जल प्रणाली का वर्णन करें। सिंधु घाटी सभ्यता की जल प्रणाली, है ना, क्या है, उसके बारे में क्या करना है, बतलाना। सिंधु घाटी सभ्यता के जल प्रणाली के बारे में बतलाना है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह कि प्रभावशाली जल निकासी प्रणाली थी। जल निकासी जो प्रणाली थी वो कैसी थी, प्रभावशाली थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के नगर की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह कि प्रभावशाली जल निकासी प्रणाली थी। गंदे जल के निकासी के लिए सारे नलियों में बिछा हुआ था। गंदे जल को निकासी के लिए सारे नलियां में बिछा हुआ था, लगभग सभी नगरों में, छोटे बड़े सभी घरों में आंगन स्नानागार, घरों के गंदा पानी बह करके गली के नाली में चला जाता था। फिर छोटी नालियां बड़ी नाली से क्या होती थी दोस्तों, मिलती थी, जो अंत में विशाल नालों से जुड़ी होती थी और अंत में जाकर के एक बहुत बड़ा नाला से क्या होता था, जुड़ा होता था। सारे नगर का गंदा पानी नालों से नहर के बाहर ले जाया जाता था और नालियों के बड़ी बड़ी ईंट पत्थरों का शिलाओं से, नालियों को बड़ी बड़ी ईंट पत्थरों और शिलाओं से
इसे क्या कर दिया जाता था, है ना, ढक दिया जाता था और समय समय पर इसकी सफाई पर भी ध्यान दिया जाता था। ये बात को आपको ध्यान रखना है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जल प्रणाली की जो वर्णन है वो जाकर के सबसे बेहतर तरीका है कि जाकर घाटी सिंधु सभ्यता के नगरों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह कि ये प्रभावशाली जल निकासी प्रणाली थी। प्रभावशाली जल निकासी प्रणाली थी। गंदे जल के निकासी के लिए सारे नलियों में बिछा हुआ था, है ना, सारे नलियां क्या हुआ था, बिछा हुआ था। ये पूरे शहर में जाकर नलियां ही नलियां बिछा हुआ था। लगभग सभी नगरों में, छोटे बड़े घरों में, आंगन में, स्नानागार तथा घरों के गंदा पानी बह करके गली के नलियों में चला जाता था। फिर छोटी नलियां बड़ी नलियों में कहा जाती थी, मिल जाती थी, जो अंत में विशाल नालों से जोड़ी जाती थी और सारे नगर का गंदा पानी नालों से बह करके ये लिखा हुआ जो है नगर के बाहर ले जाया जाता था और नलियों के बड़ी बड़ी पत्थरों के शिलाओं से ढक दिया जाता था और समय समय पे इसे सफाई पर ध्यान दिया जाता था। जगह जगह पर छोड़ दिया जाता था खाली जगह, ताकि वहां से, है ना, जो मालवा है, नाली में जो मालवा जम गया है वो मालवा को क्या कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर देखें हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का अन्नागार के विषय में लिखिए। मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में क्या करना दोस्तों, लिखना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार का अत्यधिक महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार का क्या है दोस्तों, अत्यधिक महत्व है। और इस अन्नागार में उत्पादन कार्य के रूप में वसूला जाने वाला अनाज सुरक्षित रखा जाता था। टैक्स के रूप में यहाँ से जाकर के उत्पादन जो टैक्स लगता था, तो वहां जाकर के जो टैक्स के रूप में जो वसूला जाता था वो अनाज को सुरक्षित वहां रखा जाता था। मोहनजोदड़ो में 45.72 मीटर लंबा एवं 22.46 मीटर चौड़ा एक अन्नागार मिला है। अन्नागार में ही हवा जाने की व्यवस्था थी तथा इसमें अन्न भरने की व्यवस्था और निसंदेह उच्च कोटि की थी, है ना। अनाज भरने की, अन्न भरने की जो व्यवस्था था वो निसंदेह उच्च कोटि की को बनाया गया था। ध्यान रखना ये बात को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाकर का आपका 6 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा, हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डालें। हड़प्पा सभ्यता में सड़क व्यवस्था किस प्रकार की थी, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता उसके सड़क थी। हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता क्या थी, उसके सड़क थी। फिर दोस्तों उसके सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर क्या करती थी, काटती थी। सीधी दिशा में एक दूसरे को कहाँ काटती थी दोस्तों, समकोण पर काटती थी। काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार इत्यादि खंडों में विभाजित करती थी। जब एक दूसरे को समकोण पर काटेगी तो नगर कई खंडों में कहा जाती है दोस्तों, बढ़ जाती थी, है ना। और सड़क मिट्टी एवं ईंट की बनी हुई थी। ये सड़क बनी हुई थी और मिट्टी की कहीं कहीं और ईंट के भी प्रमाण मिला है। इसकी साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था। ये सड़क है, इस सड़क की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था। लेकिन यही बात को आपको समझना है कि जाकर के यहां की प्रमुख सड़कें 9.15 मीटर चौड़ी थी। जो सड़क की जो चौड़ाई होती थी, जो सबसे चौड़ी सड़क थी वो 9.15 मीटर थी, जिसे पुरातत्व विदियों ने राजपथ कहा।
जो पुरातत्व विज्ञान के जो जानकार हैं, इसे क्या कहा है? राजपथ कहा है। इसकी सभ्यता की अन्य सड़कों की चौड़ाई जाकर कितनी थी? 2.75 से 3.66 मीटर तक थी। गलियां 4 फीट तक चौड़ी थी। जो गलियां का जो चौड़ाई होती थी वो लगभग कितनी चौड़ाई मिली है? 4 फीट तक के चौड़ाई मिली है। ये ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को दोस्तों, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा और मेहनत करके याद करने का कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डालें, क्वेश्चन पूछने की संभावना दोस्तों बनती है ना। हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता उसके सड़कें थी और इसके सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और नगर को अनेक वर्गाकार इत्यादि खंडों में विभाजित करती थी। और सड़क मिट्टी एवं ईंट की बनी हुई थी। सड़क किसकी थी? मिट्टी एवं ईंट की बनी थी। इसकी साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था, है ना। तो क्योंकि समकोण बनाया गया था। क्या बनाया गया था? समकोण, ताकि गंदगी ना फैल सके, हवा वगैरह चले तो सड़क का हो जाए, साफ हो जाए। यहाँ की प्रमुख सड़क की जो लंबा चौड़ाई होती थी वो 9.15 मीटर और जिससे पुरातत्व विधियों ने राजपथ कहा है। लेकिन समान सड़क की जो चौड़ाई होती थी वो 2.75 मीटर से 3.66 मीटर तक की थी और गलियां की चौड़ाई लगभग, है ना, गलियां की जो चौड़ाई होती थी वो लगभग जाकर के आपको 4 फीट के आसपास में हुआ करती थी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा लिपि या सिंधु लिपि से आप क्या समझते हैं? हड़प्पा लिपि, हड़प्पाई लिपि या सिंधु लिपि से आप क्या समझते हैं? इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, है ना, देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों, है ना। इसको भी हम लोग देखने का प्रयास, तो हम लोग देख रहे हैं क्या? हड़प्पाई लिपि, हड़प्पा लिपि या सिंधु लिपि से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहले यहां देखेंगे कि हड़प्पा की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती। आज तक के हड़प्पा की जो लिपि का जो प्रमाण मिला है वो पढ़ा नहीं गया है। अक्षरों के चित्र अथवा चिन्ह के माध्यम से दर्शाया गया है। जो हड़प्पा लिपि में जो प्रमाण मिला है अक्षर का, वो चित्र और चिन्ह के माध्यम से दर्शाया गया है, जो आज तक पढ़ा नहीं गया है। विद्वानों ने इसे भाव चित्रात्मक कहते हैं। ये भी बात को आपको ऑब्जेक्टिव में ध्यान देना है कि हड़प्पा की लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक थी। विद्वानों ने इसे कहा भाव चित्रात्मक कहा है ना। हड़प्पा लिपि दाएं से बाएं लिखा जाता था। हड़प्पा लिपि जो लिखा जाता था दोस्तों वो दाएं से बाएं लिखा जाता था। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा लिपि धौलावीरा की है। हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे बड़ी लिपि जो है वो कहाँ की है दोस्तों? धौलावीरा की है। और जाकर के सभ्यता में लिखावट के साक्ष्य काफी अधिक है। इस सभ्यता में लिखावट के साक्ष्य जो है वो काफी अधिक संख्या मिले हैं। आता है, ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापक साक्षरता विद्यमान थी। इसे ही पता चलता है कि अक्षरों की संख्या अधिक होने के कारण पता चलता है कि जो हड़प्पा के जो व्यापक साक्षरता दर का था वो विद्यमान था यानी कि बेहतर था। लेकिन आज तक जब पढ़ा ही नहीं गया है तो कैसे अनुमान लगाया जा सकता है? इसको आप लोग क्या कीजिएगा, फिर से एक बार देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 8 नंबर, उत्खनन से आप क्या समझते हैं? उत्खनन से आप क्या समझते हैं? उत्खनन उस प्रक्रिया को कहा जाता है, उत्खनन उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें किसी पुराने टिल्ले की खुदाई कर, उत्खनन उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें किसी पुराने टिल्लों की खुदाई कर पुरानी सभ्यता की जानकारी हासिल की जाती है। इससे पुरानी सभ्यता की जानकारी हासिल की जाती है। जिससे आपको पता होगा
कि पहली बार जाकर के सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा नामक स्थान का खुदाई किया गया था 1921 ईस्वी में। इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, है ना, जानते हैं, ताकि यहाँ पर पुरानी सभ्यता के बारे में जानकारी हासिल की जा सके। यह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दो प्रकार से किया जाता है। ये जो खुदाई जो किया जाता है उत्खनन में, वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार से किया जाता है। ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर है क्या, ये जाकर के इस प्रकार से, ये जो रेखा है, ये रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा बोलेंगे। यानी कि जमीन में खुदाई इस प्रकार से किया जाता है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक सभ्यता है, यहाँ पर एक घर है, तो आगे भी हो सकता है इस प्रकार से घर होगा। नहीं तो अगर यहाँ पे है जाकर तो इस प्रकार से देखा जाएगा कि यहाँ पर इस साइड घर होगा, है ना। तो इसको बोला जाता है ऊर्ध्वाधर, जो इस प्रकार से लाइन है इसे क्षैतिज, और जो इस प्रकार से लाइन है जो क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वाधर बोला जाता है। ये दोनों प्रकार से खुदाई किया जाता था। इसे प्राचीन कालीन पूरा अवशेष जैसे अभिलेख जो मिलेगा, क्या अभिलेख, मृंग मूर्तियां का प्रमाण मिलेगा, मूर्ति मिलेगा, सिक्का मिलेगा, भवन का अवशेष मिलेगा, इत्यादि पाए जाते हैं। इसी के आधार पर इतिहासकार एवं पुरातत्वविद उसका काल निर्धारण करते हैं। इसी के आधार पर जाकर के जो इतिहासकार है, जो पुरातत्व विज्ञान की जानकार है, वो जाकर के काल का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं कि आखिर मूर्तियां ये कितना पुराना है। इसे कार्बन 14 विधि के द्वारा जांच किया जाएगा और देखा जाएगा कि आखिर ये कितना पुराना है, तो जाकर के उसका तिथि निर्धारण करते हैं। जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो तिथि निर्धारण किया गया है वो अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग तिथि निर्धारण किया गया है। दोस्तों ये आपको जानकारी होगी, लेकिन सर्वमान्य तिथि जो है वो कार्बन 14 विधि का है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 9 नंबर के, खनन का क्या अर्थ है, या खनन का अर्थ क्या है, ये बोल सकते हैं। खनन का अर्थ क्या है, तो भूमि का सतह एवं भूमि के गर्भ से खनिजों को निकालने के कार्य को खनन कहते हैं। कितना आसान क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा कि भूमि के सतह एवं भूमि के गर्भ से खनिजों को निकालने की कार्य को या प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, खनन कहते हैं। जैसे कोयला भूमि के अंदर से निकाला जाता है, ठीक है, खनन की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा, खनन की श्रेणी में आएगा। कोयला, आयरन, बॉक्साइट, ये सारे के सारे खनन की श्रेणी में आते हैं। अगर आप चाह सकते हैं तो एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, कोयला, आयरन ये सब किसकी श्रेणी में आएगा दोस्तों, खनन के श्रेणी में आएगा। आदि कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में शवों को दाह संस्कार के कितने प्रकार थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो शव का दाह कर्म किया जाता था, दाह संस्कार किया जाता था, वो कितने प्रकार से किया जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के दाह संस्कार का कितना प्रकार था दोस्तों, 3 प्रकार था। पहला नंबर देखिए, आप सारा क्वेश्चन लिखते हुए चलिएगा आप लोग। पहला नंबर पूर्ण समाधिकरण। इसमें संपूर्ण शव को भूमि के नीचे गाड़ दिया जाता था, है ना। संपूर्ण शव को भूमि के नीचे क्या कर दिया जाता था, गाड़ दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण, इसमें पशु पक्षी के खाने के बाद शव के बचे हुए भाग को
गड्ढे में यानी भूमि के अंदर गाड़ दिया जाता था और उसके बाद दाह संस्कार जो है इसमें शव को जला दिया जाता था एवं उसकी भस्म को गाड़ दिया जाता था। शव को जला दिया जाता था इसमें और उसके भस्म को क्या कर दिया जाता था, है ना, जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था। आज ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया भी है, लेकिन ये प्रक्रिया नहीं है समाधिकरण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग चाहिए तो स्क्रीनशॉट वगैरह का कर लीजिए दोस्तों, लेने का प्रयास कीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा ताकि लिखने में कोई दिक्कत ना हो। और क्वेश्चन को लिखिए, आप लिखिएगा तो पहला नंबर राइटिंग में सुधार होगी, लिखिएगा तो आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगा। मोबाइल में अगर पीडीएफ रहता तो मोबाइल में रखा नहीं रह जाएगा, उसको निकाल पाना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगर केंद्रों का नाम लिखिए। हड़प्पा सभ्यता के 4 हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगर नाम निम्नलिखित है। नगर क्या है दोस्तों, निम्नलिखित है। मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा, रोपड़ और भी जोड़ सकते हैं, कालीबंगा, बनवाली, सुतकांगेडोर, ये सारे स्थल को आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें 3-4 स्थल लिखना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सब क्वेश्चन जो लिखा गया है दोस्तों बहुत बेहतर आसान शब्द में लिखा गया है, आप इसे याद करने का क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के दो विशेषता को लिखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के 2 विशेषता क्या विशेषता हड़प्पा सभ्यता के 2 विशेषता क्या है दोस्तों, निम्नलिखित है। पहला विशेषता ए में लिखा हुआ है, दूसरा बी में लिखा हुआ है। यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। ये भारत की नहीं, पूरा विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। और भारत की ही तो थी, लेकिन विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता के नगरों की बनावट ग्रिड पद्धति के आधार पर थी। इसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे क्या बोला जाता था, ग्रिड पद्धति बोला जाता था। या तो एक और नाम याद रखेगा, ऑक्सफोर्ड सर्कस। इसे कुछ विद्वानों ने ऑक्सफोर्ड सर्कस के नाम से जानते, कुछ विद्वानों ने इसे ऑक्सफोर्ड सर्कस भी कहते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यता का नाम बताएं। आंसर, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यता क्या है दोस्तों, निम्नलिखित है। 2 सभ्यता क्या निम्नलिखित। पहला, दजला एवं फरात नदी के तट पर बसा मेसोपोटामिया। दजला फरात नदी के तट पर बसा मेसोपोटामिया। अब बताइएगा कि मेसोपोटामिया का जो काल है वो कब है, आप कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिएगा। हम इसको कल बता चुके हैं, कल के वीडियो में बता चुके हैं। नील नदी के किनारे बसा सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इसके बारे में आप काल को बता सकते हैं दोस्तों। ये दोनों काल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताने का प्रयास कीजिए। तो कितना आसान क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है, जो पूछा जाता है, वही क्वेश्चन को हम सिर्फ क्या कहें दोस्तों उठाए हैं, ताकि जाकर के आपको बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, लोथल कहां है? इतिहासकार अध्ययन में यह स्थान का महत्व क्या है? लोथल है कहां? इतिहास अध्ययन में इस स्थल का महत्व क्या है? तो लोथल गुजरात में है। लोथल है कहां दोस्तों? गुजरात में स्थित एक हड़प्पा कालीन जगह है। इतिहास अध्ययन में जब हम हड़प्पा लोगों को बाहरी दुनिया से हड़प्पा के लोग बाहरी दुनिया से व्यापार करते थे एवं संपर्क के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो लोथल से हमें कई साक्ष्य मिले हैं जिसे पता चलता था कि हड़प्पा वासी भी दूसरे देशों के साथ में
समुद्री मार्ग से व्यापार किया करते थे। इसका जो साक्ष्य लोथल में बंदरगाह का प्रमाण मिला है, जिसे गोदीबाड़ा कहा गया। बेलनाकार मुहरें मिली मेसोपोटामिया को। युगल समाधान का प्रमाण मिला है, युगल समाधान का प्रमाण मिला है। कहीं कहीं पे है ना, दो व्यक्तियों के एक साथ दफनाने का, कहीं कहीं पे एक साथ 3-4 व्यक्तियों को दफनाने का प्रमाण। ये कहां से मिला दोस्तों? लोथल से मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सिंचाई के 2 साधन बताएं। तो हड़प्पा कालीन सिंचाई के साधन क्या है दोस्तों? निम्नलिखित। हड़प्पा वासी द्वारा मुख्यतः नहर, कुआं, तालाब, जल संग्रह करने वाली संस्थाओं स्थानों को सिंचाई के रूप में लाया जाता था। यानी हड़प्पा वासी के द्वारा जो मुख्यतः नहर से, कुआं से, तालाब, जल संग्रह करने वाले स्थानों से सिंचाई के रूप में लाया जाता है। अफगानिस्तान में सोर्तुघई नामक स्थल से हड़प्पाई नहरों के चित्र का प्रमाण प्राप्त हुआ है। ये जाके हड़प्पाई नहर के चित्र का प्रमाण कहां प्राप्त हुआ? अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ। गुजरात के धौला बीरा में तालाब से कृषि की सिंचाई तथा जल संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता था। ये जाकर के आप लोग ये सारा क्वेश्चन आप लोग दोस्तों क्या कीजिएगा? रिवीजन कीजिएगा, लिखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपका तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके, तैयारी आपका बेहतर से बेहतर हो सके। आज जाकर के सिंधु घाटी सभ्यता सब्जेक्टिव और जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था, ये दोनों क्या कर चुके हैं हम लोग? समाप्त कर चुके हैं। और क्या करना है कि कल सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जो से टेस्ट के रूप में होगा। यानी कल आप लोगों का होगा टेस्ट होगा, टेस्ट का वीडियो आप लोग के कल अपलोड होगा, कल का होगा अपलोड होगा। उसमें टेस्ट दे करके आप देखेंगे कि आपका कितना नंबर एग्जाम में, कितना नंबर टेस्ट में आ रहा है। बेहतर से बेहतर नंबर लाने का क्या कीजिएगा आप दोस्तों? प्रयास कीजिएगा। बाकी ना विशेष तौर पर आपको हम पढ़ा चुके हैं, और ये आपको बताना होगा कि जाकर के इसमें और कुछ कहीं पे दिक्कत रह गया है तो उसे कमेंट करके आप क्या कीजिएगा दोस्तों? बतलाइएगा, ताकि और हम बेहतर से बेहतर आपके लिए कंटेंट दे सके। और क्या कि बीच में हम क्या करते हैं कि इधर उधर की बात नहीं करते कि हाँ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये जो अगर करना होगा तो आप लोग कीजिएगा, बाकी तो वो आपको ऊपर निर्भर करता है ना। आज जाकर किसी को कर देते हैं, समाप्त करते हैं। जय हिंद।